This program is sponsored by Apollo Clinic. Life's a journey on this road. We never know what lies ahead. Yes, we want the future to be free from anxiety, to wipe all tears of suffering and sadness from every face. Helplessness to put end, and pain would melt away. With hope so strong, we won't lose our ground. Forward we'll move on and on, to strive to heal this world from disease. We'll work to find new ways, touching lives today, using the power to heal, touching lives today, using the power to heal, touching lives, touching lives, touching lives. Happiness and giving, touching hearts as we're living, and shine like the sun, bright for everyone. Let me hold you, assure you, take away all your pain. From now on you can smile your fears away, caring for each life so precious. We're here every moment, every day, creating a world free from pain. Life's a journey on this road. We never know what lies ahead. Yes, we want the future to be free from anxiety, to wipe all tears of suffering and sadness from every face. Helplessness to would end, and pain would melt away. With hope so strong, we won't lose our ground. Forward we'll move.
नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे घर में यदि कोई हम या हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले हम फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है किसी विशेषज्ञ की तो हम रिसेप्शन में जाकर उस बीमारी को बताकर उस स्पेशलिस्ट की मांग करते हैं कि हाँ, हमें पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। जैसे गले या नाक कान की कोई है तो हम ENT के पास जाते हैं, अगर कॉमन कोल्ड फीवर है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर हमें आँख की प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वगैरह वगैरह। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमारे देश में या विदेश में कहीं भी पर्टिकुलर किसी भी बीमारी के लिए एक विशेषज्ञ मौजूद है। लेकिन क्या आपने या आपके जानने वालों ने कभी किसी रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, और ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी होगा। तो आज इसी मुश्किल का हल ढूंढेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अपोलो के 2 होनहार विशेषज्ञ। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दें। आप हैं डॉक्टर सुमित, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और साथ ही हैं डॉक्टर प्रभाकरन टी, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। आपको बता दें, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। तो रोल ऑफ रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल इन मॉडर्न मेडिसिन, इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल आपके जहन में है, यदि कोई क्वेरी आप चाहते हैं, तो हमसे टीवी पर दिए गए, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित और डॉक्टर प्रभाकरन टी। तो आप दोनों से ही ये जो मैंने सबसे पहले चीज़ बताई कि रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, तो हम सभी जीबी पंत में भी गए हैं या किसी भी मेडिकल में जब जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट ही वो करता है पर्टिकुलर। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे 1 by 1 कि आप थोड़ा सा अपने मेडिकल लाइन के बारे में हमसे साझा करें, बताएं। तो बेसिकली मैं एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैं पेशेंट को स्कैन करता हूँ अलग तकनीक यूज़ करके। उसमें बहुत सारी तकनीक आती है, एक्सरे, CT, अल्ट्रासाउंड, MRI, जिससे मैं ढूंढता हूँ कि पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, और प्रॉब्लम है तो कहाँ है। तो बेसिकली पेशेंट की बीमारी ढूंढने का काम है हमारा। जी डॉक्टर सुमित जी, इन सभी चीज़ों में हम भी साथ देते हैं। हमारा टीम है, हम देखते हैं कि किस तरह का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, किस तरह का CT हो रहा है, बट इन सभी तकनीकों को यूज़ करके किस तरह से पेशेंट का मदद किया जाए। तो हम जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि छोटा सा इंसेशन देते हैं, उससे एक्सेस लेते हैं। वो एक्सेस के द्वारा मान लीजिए आपके पेट में कहीं पस जमा है तो वो उसके हम निकाल पा रहे हैं। तो वो काम जो है, वो पेचीदा सा जो काम है वो हम कर रहे हैं। बट हमें हमेशा रेडियोलॉजिस्ट का मदद चाहिए होता है। मैं खुद भी एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन फिर ये पढ़ने के बाद और आगे पढ़ाई कर कर ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की है। तो डॉक्टर प्रभाकरन, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो रेडियोलॉजी क्या चीज़ है, और जो रेडियोलॉजिस्ट है, जैसे आपने बताया कि हमने भी पढ़ा है कि स्कैनिंग होता है, MRI होता है, एक्सरे, आपकी बहुत सारी मदद ली जाती है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि रेडियोलॉजिस्ट क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से काम उसके अंदर आते हैं। बिल्कुल। तो रेडियोलॉजी एक ऐसा साइंस है मॉडर्न मेडिसिन का, MBBS के बाद और 3 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए जी। तो बेसिकली रेडिएशन और नॉन रेडिएशन टेक्निक्स यूज़ करके हम पेशेंट को स्कैन करते हैं जी, और पेशेंट के अंदरूनी अंग, हड्डी, मांसपेशी, जो लिवर, जो भी ऑर्गन्स है, उसको विदाउट ऑपरेशन किए, विदाउट कैमरा घुसाए हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं जी। और उसमें हम ढूंढते हैं कि वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मल है तो कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके उससे। तो एक पेशेंट के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, और एक मेडिकल में ये होना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप गए पेट दर्द से, आप कैजुअलिटी गए, आप अपने डॉक्टर से मिले,
डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया और बोला कि आपकी राइट साइड पेट में दर्द दे रहा है। जी। उसके बाद उन्होंने आपको एग्जामिन किया बट उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों दर्द दे रहा है आपको, तो वो फिर भेजते हैं हमारे पास, रेडियोलॉजिस्ट के पास। तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें एक्सरे करना है या अल्ट्रासाउंड करना है, और वो यूज़ करके हम ढूंढते हैं कि हाँ इस पेशेंट में यहाँ पे फॉर एग्जांपल पत्थर है या अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, तो हम पिन पॉइंट करके देते हैं कि इस पेशेंट को यहाँ प्रॉब्लम है, ताकि ट्रीटमेंट जल्द से जल्दी हो सके और पेशेंट तुरंत जल्दी नॉर्मल हो जाए। जी, तो आप दोनों की बातों से ये लगता है कि दोनों ही रेडियोलॉजिस्ट हैं, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक छोटा सा अंतर या बड़ा अंतर, कुछ तो अंतर होगा आप दोनों में ही, वो अंतर क्या है? ये अंतर ऐसा है कि स्कैनिंग और जिस तरह का इमेजिंग है वो हम दोनों ही करते होते हैं। ये हमारा टीम है, हम आपस में डिस्कस करके इस इमेजिंग को बिल्कुल कंप्लीट करते हैं जी। एंड हम लोग देखते हैं कि भाई किस पेशेंट को किस किस्म का तकलीफ है। जब हमें पता चलता है कि ये तकलीफ जो है ये सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, ये मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, या आज के जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिनिमल एक्सेस सर्जरी से कर सकते हैं, या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का ब्रांच भी ऐसा है जिसमें कि हम काफ़ी कुछ आज के टाइम पर ट्रीट कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप एक पेशेंट को अगर सर्जन के पास ना भेजो तो भी काम चल सकता है। तो अगर देखा जाए तो आपके काम की जो विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है मैम आपके वर्क की? इसमें खास बात ये है कि हमारे जो इंसेशंस होते हैं वो 3 mm से 5 mm के अंदर अंदर रहते हैं। इससे खासियत क्या रहती है कि एक, पेशेंट के लिए कॉस्ट कम हो जाता, दूसरा पेशेंट का रिकवरी टाइम इम्प्रूव हो जाता है, तीसरी बात है कि पेन की तकलीफ नहीं होती है, फिर आप देखो तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो रिकवरी टाइम जो है वो एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लस ये क्योंकि इमेज के थ्रू किया जाता है तो ये प्रिसिशन गाइडेड होता है। तो आज के टाइम पर आप अगर बात करो तो हर चीज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे है। तो इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो बॉटम लाइन है वो हमारे तरफ से आता है कि भाई एक रेडियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन आपस में डिस्कशन करके इन चीज़ों का हल निकाल पा रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर प्रभाकरन, जैसे इन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से छोटी सी सर्जरी हम मान लें, आपके कहने का मतलब ये है कि पहले बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी, उसके बाद शायद हम लेज़र पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर हम लेज़र पे आए, और आज एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि हम एक निडल द्वारा उसको ऑपरेट करते हैं। तो जो आपने बताया कि जैसे आप इमेजेस निकालते हैं, एक तरह से डायग्नोज होता है, तो किस प्रकार करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं? जी, तो हम 2 तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं। एक जिसमें रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें आता है एक्सरे और सीटी स्कैन, और 2 टेक्निक है जिसमें रेडिएशन बिल्कुल यूज़ नहीं होता, वो है अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एक्सरे और सीटी में बेसिकली रेडिएशन दिया जाता है, पेशेंट को रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है और इमेज आता है। और अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स पास करते हैं और वो पेशेंट के बॉडी में जाके वापस इमेज लेके आता है। और एमआरआई में टेक्निक यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें रेडिएशन नहीं है बेसिकली। तो क्या कोई इनके प्रकार हैं कि कई प्रकार के होते हैं? हाँ, तो एक्सरे जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हमारे पास डिजिटल एक्सरे है अभी जो लेटेस्ट है। सीटी स्कैन भी हमारा काफ़ी एडवांस मशीन है, 32 स्लाइस वाला। वो स्लाइस से डिसाइड किया जाता है, हमारा 32 स्लाइस का है, जिसमें हम बहुत जल्दी स्कैन कर देते हैं, तो पेशेंट को जो लेटने का टाइम है वो काफ़ी कम है, तुरंत स्कैन कर पाते हैं। और हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसमें 3D टेक्निक है, तो इमेज और क्लियरली आता है उसमें। जैसे अभी आपने एक बात कही कि मरीज़ आते हैं आपके पास और आप लोग, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, भले विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, लेकिन जो एक घबराहट है, जो इंसान की जो घबराहट है वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को देख के इंसान घबरा जाता है, प्लस वो पेशेंट है। तो ऐसे में अचानक कभी बीपी बढ़ जाता है, तो और ज़रूरी भी है उनका जो प्रोसीजर है वो करना भी ज़रूरी है, तो ऐसे में आप पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं? ये बहुत सही जवाब मतलब क्वेश्चन पूछा है आपने। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पेशेंट को पहले अकेले में समझाते हैं कि आपका आज ये इन्वेस्टिगेशन होगा, इतने ड्यूरेशन में होगा, तो पेशेंट पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। और तब भी मान लीजिए पेशेंट को लेटने के बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो हम पेशेंट को हमेशा मॉनिटर करते हैं, और हमारे पास एक माइक रहता है, तो हम पेशेंट से ओपनली बात करते हैं कि और थोड़ी देर आपको लेटना पड़ेगा, बस होने वाला है, तो प्रोत्साहित करते रहते हैं। अगर फिर भी मान लीजिए अगर पेशेंट नहीं लेट पा रहे हैं, सपोज कभी कभी क्या होता है, एमआरआई स्कैन जो होता है वो थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगता है। तो तब अगर कभी कभी बुजुर्ग या बच्चे सो नहीं पाते तो लास्ट रिजॉर्ट हम क्या करते हैं, दवाई दे के सुलाते हैं उनको। अच्छा, हाँ।
तो अगर नहीं यानी हो पा रहा कि है तो ये पेशेंट के ऊपर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्यों कितना ब्रेवरी बिल्कुल बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। आता है और आपसे काम करवाता है। और अगर यही जगह बच्चे आते हैं या जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, उनके लिए क्या तरीका अपनाते बच्चों के लिए हैं? थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी उनको हंसाना पड़ता है, कभी कभी प्यार से बात करना पड़ता है, कोई कोई लेट जाते हैं, अगर नहीं लेटेंगे तो मैम फिर हमको उनको दवाई देना पड़ेगा सुलाने के लिए। लेकिन जहाँ तक है आप कोशिश करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि दवाई ना दें, नेचुरली हो, बट मान लीजिए बीमारी है तो ढूंढना पड़ेगा उसको, अगर बच्चा नहीं लेट रहा है तो बेनिफिट इमेजिंग करके ही मिलेगा आपको। तो वैसे कंडीशन में हम उनको थोड़ा दवाई देके सुलाते हैं। तो कभी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है होता है कभी कभी होता है, बच्चों के साथ होता है, बुजुर्गों के साथ भी होता है। तो उसमें समय आपका ज़्यादा लगता है? हाँ बस मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद उनको समझाते हैं कि इससे आपका भलाई होने वाला है, तो एक पॉइंट के बाद मान ही जाते हैं। जी डॉक्टर सुमित, जैसे प्रभाकरन जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको डील करनी पड़ती हैं। तो जब आप किसी पेशेंट को तैयार करते हैं ऑपरेशन के लिए, भले ही एक सुई चुभ रही है, तो कौन कौन से जो है किस किस तरह के जो प्रोसीजर हैं वो आप लेकर आते हैं, कौन कौन से सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं, किस किस तरह के ऑपरेशन करते हैं और मरीज़ को आप किस प्रकार तैयार करते हैं? एक मरीज़ को तैयार करने का सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहता है कि हमें उनकी डायग्नोसिस पता हो। सबसे पहले हम आपस में डिस्कस करके प्लान करते हैं कि भाई ये डायग्नोसिस इस पे बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये आधा काम तो हाँ जी मिल के करते जी हैं। रेडियोलॉजिस्ट जैसा आपको कि कर मैंने देता है। आपको जी बताया कि ये टीम वर्क है, तो ये हमेशा वैसा ही रहेगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास कॉन्ट्रास्ट की तकनीक है। कुछ चाहिए तो हम देख सकते हैं कि भाई इस चीज़ का ब्लड सप्लाई कैसा है, तो जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो हम अवॉइड करके प्रोसीजर कर सकें। और प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले भी हमारे कुछ लैब टेस्ट होते हैं, ताकि हम कुछ टेस्ट जैसे कि आप PTINR है या फिर हीमोग्लोबिन है, ये APTT है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये देखने के बाद जब वो हमारे नॉर्मल रेंज के अंदर होता है तभी हम इसको लेते हैं, वरना उसको सही करते हैं और फिर दोबारा लेते हैं। तो ये करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पेशेंट से कंसेंट लेना। वो कंसेंट लेने के बाद ही हम किसी भी प्रोसीजर में जाते हैं। जब तक आप रेडियोलॉजी में हो तब तक ऐसा है कि आप कुछ इन्वेजिव नहीं कर रहे। इन्वेजिव का मतलब आप पेशेंट के अंदर कोई सुई नहीं घोप रहे। जब बात आती है इंटरवेंशन की, तो हमें हर पेशेंट से कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जब कंसेंट ले लिया जाता है, फिर वो प्रोसीजर करते हैं, तो उसके बाद फॉलोअप की प्लानिंग भी हम करते हैं कि किसी को हम 2 घंटे रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक सिंपल सा चीज़ जैसे रहा कि बायोप्सी कर रहे हैं, तो एक लिवर की बायोप्सी में कम से कम हम उसको 4 घंटे का ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। एंड हम लोग ख्याल रखते हैं कि भाई उसका सैचुरेशन है, उसका ब्लड प्रेशर है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है बाकायदा। तो वो होने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि अब ये पेशेंट घर जाने लायक है। तो जब आप ऑपरेशन कर देते हैं तो एक पेशेंट को किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? कौन कौन सी चीज़ें हैं हिदायत के रूप में जो आपके अपोलो क्लिनिक से दी जाती हैं या एक डॉक्टर के ज़रिए दी जाती हैं कि अब उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है? कुछ ज़रूरी चीज़ें जो सबसे हम लोग के सामने आई हैं वो है कि पेशेंट्स जिनको कार्डियक इश्यूज़ रहता है उनमें एस्प्रिन का हमेशा मेडिकेशन चल रहा होता है, तो वो एक ज़रूरी है कि कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। तो हम जैसा बोलते हैं कि कम से कम आप 3 दिन तक ना लो, ताकि जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो ब्लीडिंग का चांस ना रहे। अदरवाइज भी हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन अपना जो है वो नॉर्मल लेवल पर है, CBC, PTINR, APTT, तो ये सारे टेस्ट जो हैं यही हमें बताते हैं ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट को। डॉक्टर प्रभाकरन, जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रोसीजर हैं और मरीज़ को मेंटली और दूसरे फिज़िकली दोनों तरीके से तैयार किया जाता है। जब आपकी बात आती है तो आपने बताया ना आपके उसमें एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, तो एक पेशेंट को तैयार करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बात आती है कि इसका स्कैनिंग करना है, इसकी MRI करनी है, तो उस समय हर पेशेंट के लिए क्या अलग अलग हिदायत होती है? कि जैसे हमने सुना है कि जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें ब्लैडर फुल होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक आना चाहिए। तो ऐसे ही जब एक्सरे लेते हैं या फिर MRI करते हैं तो उस समय थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि हर बीमारी के लिए या जब भी आप जो भी चीज़ें डायग्नोज करते हैं तो मरीज़ को आप क्या क्या हिदायत देते हैं वहाँ पर कि इस चीज़ के लिए आपको ये तैयारी बना कर आनी है, नहीं तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब एक्सरे करते हैं, एक्सरे के लिए कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं चाहिए होती है, तो पेशेंट ऐसे ही आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
बात रही अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की, जब पेट की स्कैन करनी हो तब पेशेंट को खाली पेट आना पड़ेगा और ब्लैडर फुल करके आना पड़ेगा। बट तब भी हम देखते हैं कि अगर पेशेंट बुजुर्ग है या डायबिटिक है जो काफ़ी देर बिना खाए नहीं आ सकता, तो वो लाइट खाना खा के आ सकते हैं। सीटी एब्डोमेन में भी ऐसे ही करते हैं हम, बिकॉज एब्डोमेन देखने के लिए आपको खाना नहीं खाना चाहिए, खाली स्टमक आना चाहिए आपको। और बात रही एमआरआई की, एमआरआई थोड़ा सा क्रिटिकल है, बिकॉज थोड़ी कंडीशंस है कि मान लीजिए आपके पैर में एक रॉड है तो आप एमआरआई नहीं कर सकते। अगर आपके जिसमें हार्ट में एक मेटालिक कुछ पेसमेकर है तो आप नहीं कर सकते। तो डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ता है हमको एमआरआई करने के पहले कि आप में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि नहीं, जिसकी वजह से आप एमआरआई नहीं कर सकते। यदि करने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ऐसे प्रिपेयर करके आना पड़ता है आपको। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें आती हैं जो एक रेडियोलॉजिस्ट करता है? इसके अलावा एक्सरे हो गया, सीटी, अल्ट्रासाउंड। एक और नया चीज़ जो आ रहा है वो है पेट सीटी। वो बेसिकली कैंसर के लिए होता है। तो वो एक ही इमेज में दो तरह के टेक्निक, एक पेट स्कैन होता है, एक सीटी स्कैन होता है। तो वो दोनों कंबाइन होकर एक ही मशीन में आती है। मान लीजिए आप एक पेशेंट को कैंसर हो गया पेट का, तो वो कैंसर सिर्फ पेट में है, स्टमक में है या कहीं बाहर दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो गया, तो फुल बॉडी टॉप टू बॉटम स्कैन करते हैं उसमें। तो उसमें कैंसर का क्या है, आपका पूरा बॉडी कवर हो जाता है कि कैंसर सिर्फ उसमें सीमित है या पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। तो ये सबसे लेटेस्ट है आज के फील्ड में, रेडियोलॉजी में। तो जैसे एक्सरे में क्या क्या चीज़ें पता होती हैं? एक्सरे में एक तो आपकी अगर बोन डिसलोकेट हो गई वो आप पता कर सकते हैं, हड्डी टूट गई है तो वो आप, इसके अलावा और कुछ है? हाँ जी, इसके अलावा साइनसाइटिस में हम फेस का, स्कल का एक्सरे करते हैं। मान लीजिए आपके छाती में इन्फेक्शन हो गया तो चेस्ट एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको गिर के फ्रैक्चर देखने के लिए, हड्डी देखने के लिए। फिर कभी कभी क्या होता है कि इनके पेट में पानी जमा जाता है तो पेट का भी स्कैन करते हैं। तो मेनली हड्डी के लिए होता है, बट हड्डी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो देख सकते हैं एक्सरे में, वही जानना चाहेंगे। तो मान लीजिए आप साइनसाइटिस लेके आए, जिसमें मेरा वो देख सकते हैं आप। और इसके अलावा और भी स्पेशल टेक्निक्स है, उसको हम बोलते हैं बेरियम स्टडीज़। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पेशेंट को अगर मेरे को पेशेंट का स्टमक एग्जामिन करना है तो मैं पेशेंट को एक बेरियम खिलाता हूँ। बेरियम एक सॉल्यूशन आता है, उसको हम पानी में मिला के खिलाते हैं और उसके बाद हम एक्सरे करते हैं ताकि हमारा जो फुट पाइप है और स्टमक है वो प्रॉपरली दिखाई दे। वो जो बेरियम है वो अंदर चला जाता है तो फुट पाइप का और स्टमक का बहुत ही अच्छा इमेज आता है। तो ये हो गया स्पेशल बेरियम। सेम चीज़ हम कर सकते हैं, एक स्टडी होता है IVU बोल के, इंट्रावीनस यूरोग्राफी, वो सिर्फ किडनी देखने के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं एक डाई का, उसके बाद एक्सरे लेते हैं कुछ समय में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, ताकि किडनी का जो फंक्शनिंग है वो देख सकें। तो एक्सरे सिर्फ हड्डी तक ही सीमित नहीं है, हम काफ़ी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। और ऐसी कौन कौन सी जो कंडीशन है जहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें पेशेंट कराना चाहता है लेकिन पेशेंट की तरफ से कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आप उन्हें जांच के लिए तैयार नहीं कर सकते? कौन कौन से पेशेंट्स ऐसे होते हैं? फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन के लिए जब हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उनका किडनी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, बिकॉज हम एक दवाई इंजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम डाई या कॉन्ट्रास्ट। तो वो देने के लिए पेशेंट का किडनी एकदम नॉर्मल होना चाहिए। तो वो करने के पहले हम 2 ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक का नाम है यूरिया, एक का नाम है क्रिएटिनिन। अगर ये 2 ब्लड टेस्ट नॉर्मल है तभी हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं, अदरवाइज उनके किडनी में रिएक्शन हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी है, जैसे मैंने बोला, कभी कभी ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आपको खाली पेट आना पड़ता है, वो देखना पड़ेगा आपको। और बाकी डिपेंड करता है केस टू केस। अगर आपको पेशेंट की बीमारी पहले से पता है तो और आसान हो जाता है, तो उस हिसाब से पेशेंट को तैयारी करते हैं आप। तो डॉक्टर सुमित, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि जब पेशेंट आते हैं तो तैयारी उनकी पूरी होती है, नेचुरल है कि वो एक बीमारी लेकर आते हैं, आपके पास आते हैं तो उन्हें वो सुविधा चाहिए, लेकिन कभी कभी जो शरीर में जो परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे बीपी हर कोई चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई इंसान डायबिटिक है, अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर उनके उसमें है तो वो उसे कम नहीं कर सकता। तो ऐसे में कौन कौन से पेशेंट हैं कि आप चाहकर भी उनको ऑपरेट नहीं कर सकते? ऐसी कोई समस्या आई है आपके सामने? हाँ, हमारे प्रैक्टिस में यूजुअली ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, बट यही है कि हम जो टीम वर्क की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमारे मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे पेशेंट्स जिनको कि हम सोचते हैं अब हम ऑपरेट नहीं कर सकते, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिसको हम ब्लीडिंग डायथिसिस बोलते हैं, तो इस किस्म की तकलीफ़ों में हम चाहते हैं कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी आ जाएं। वो डिसाइड करते हैं और वो हमारे लिए कंट्रोल कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो जाए और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन के थ्रू ना गुजरना पड़े। तो इस तरह हम सभी कोई इस तरह से ही चलते हैं जिसमें कि पेशेंट
के लिए चीज़ें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकें। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, लाइन कट गई। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक टीम वर्क है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपका सपोर्ट है, कुछ आपका सपोर्ट है, कुछ बाकी लोगों का सपोर्ट है, इस वजह से जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं ठीक होकर जाता है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर जैसी सिटी में जब अब अपोलो की सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या देखने को लगता है आपको, कौन कौन सी जो है वो कॉमन प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर में? पेशेंट से बोल रहे हैं जी। एक तो मैम मैंने देखा है यहाँ पे बिकॉज फास्ट फूड कल्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, अल्सर ज़्यादा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो किडनी का स्टोन्स है वो भी कॉमन है। ये तो बहुत सुना हुआ है। हाँ। डॉक्टर प्रभाकरन, क्यों, क्या होता, क्या इसकी वजह यहाँ का क्लाइमेट है? हो सकता है यहाँ के पानी की वजह से हो सकता है, कुछ तो है, वो आज तक किसी ने बताया नहीं क्यों हो रहा है, बट किडनी के पत्थर बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर, वो भी बहुत कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे तंबाकू, पान का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी बहुत दिखने मिलता है यहाँ पे अपने को। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? आप दोनों की जो आप दोनों का जो टीम वर्क है, वो किस, एक मान लीजिए एक तंबाकू का सेवन वाला जो पेशेंट आया, उसे मुंह का कैंसर हो चुका है, आपने उसकी रेडियोलॉजी के ज़रिए आपने उसका निकाल दिया कि हाँ इन्हें कैंसर है, उसके बाद आप दोनों का क्या प्रोसीजर होता है उसे करने का? तो मान लीजिए एक पेशेंट आया जिसके मुंह पे घाव है, बहुत साल से पान खा रहा है, तो सबसे पहले उसको ENT स्पेशलिस्ट देखते हैं। अच्छा। वो एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हमारे पास भेजते हैं कि यहाँ पे घाव लग रहा है, आप देख के बताइए कितना डीप है, कहाँ पहुँच रहा है। उसके बाद हम उसका एग्जामिन करते हैं CT स्कैन से, कॉन्ट्रास्ट देने के बाद। तो उससे मालूम चलता है कि भैया घाव सिर्फ घाव ही है या कैंसर होने का चांस भी है, वो दिख जाता है हमको। और अगर कैंसर है तो कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहा है, सिर्फ मुंह तक ही सीमित है या गले में पहुंच गया और नीचे पहुंच गया, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट उसका पूरा बदल जाता है। अगर एक कैंसर सिर्फ मुंह में ही है तो ट्रीटमेंट उसका बहुत आसान है। अगर वही कैंसर मुंह से बाहर नीचे गले तक पहुंच जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है, हम उसको एग्जामिन करते हैं और बोलते हैं कि आपको ये कैंसर है और ये कैंसर यहाँ तक ही सीमित है। उसके बाद हम उसका अगर हमको उसका टिश्यू डायग्नोसिस देना है तो हम उसको FNAC या बायोप्सी करके उसका सैंपल निकालते हैं, जिसमें कि कौन सा कैंसर है वो एकदम साफ मालूम चल जाता है। उसके बाद पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो अंडमान में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे पोर्ट ब्लेयर सिटी में आपने बताया, तो कॉमन प्रॉब्लम्स में क्या केवल एक ही है, यही चीज़ आती है, मुंह का कैंसर? कैंसर में तो ये बहुत कॉमन है, जैसे मैंने बताया। फिर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आती है, किडनी का पत्थर बहुत कॉमनली आता है। फिर आजकल ये स्पॉन्डिलाइटिस भी बहुत कॉमनली आ रहा है, स्पेशली महिलाओं में। 40 उम्र की ज़्यादा जो महिलाएं आती है वो गले का दर्द लेके आती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो यही सारी कॉमन बीमारियां हैं जो आती है यहाँ पे। डॉक्टर सुमित कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैंने अपने प्रैक्टिस में जो देखा है, यहाँ लिवर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और देखा जाए तो पैंक्रेटाइटिस भी, जैसा कि मैं आपको कभी दिखाना चाहूँगा, हमारे पास एक ये भी है जो हम दिखा सकेंगे आपको, सीडोसिस्ट है जो हमने ड्रेन किया था रिसेंटली। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लिवर कैंसर्स भी हैं। हाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं इमेज जहाँ पर कि हमने एक ब्रेस्ट ट्यूमर का बायोप्सी किया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये TNBC आया, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। और इसमें आप देख सकते हैं कि Ki-67 जो है वो 60% के आसपास एलिवेटेड है। तो इसका मतलब है कि ये इन्वेजिव कार्सिनोमा है। तो इसके लिए हमारे यहाँ फैसिलिटी है जो हम FNAC कर सकते हैं और बायोप्सी कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए कि ये किस किस्म का ट्यूमर है। इसके बाद सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसे और डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे आपने बताया कि एक कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात हो रही है आपसे? मैम, मैं एचवी विशाल बोल रहा हूँ, 11 शर्मा से। मैम जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, रेडियोलॉजी क्या है, मुझे पूछना है सुमित सर से। डॉक्टर सुमित। हाँ जी, रेडियोलॉजी वो साइंस है जो कि हम यूज़ करते हैं रेडिएशन और नॉन रेडिएशन मेथड से चेक करने के लिए। अब बॉडी को इमेज करना है हमें, तो रेडियोलॉजी क्या करता है, 2 टेक्निक यूज़ करता है। इधर वो तो रेडिएशन के साथ होता है जैसा प्रभाकरन सर ने समझाया, या फिर नॉन रेडिएशन होता है। नॉन रेडिएशन में हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है और MRI होता है। और रेडिएशन के मेथड्स हमारे पास एक्सरे और CT होते हैं। इवन आप फ्लोरोस्कोपी उसमें काउंट कर सकते हैं।
तो इन दो टेक्निक से हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। इन टेस्ट को डिफरेंट सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं और उसके बावजूद हम लोग जाकर जांच करने के बाद एक डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। तो रेडियोलॉजी ये सब कुछ को साथ लेकर चलता है। तो हमारे जो कॉलर हैं उन्हें जवाब मिल गया होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर प्रभाकरन, ये जो रेस की बात कही इन्होंने, रेडियोलॉजी में एक रेस पड़ती है, तो वो क्या MRI है, स्कैनिंग है, CT स्कैन जो आपने बताया, एक्सरे है, और भी कुछ आपने नया कुछ बताया जो अभी अपडेट होकर आया है जी। तो क्या सब में रेस का ही काम है, और ये रेस हमारे शरीर के लिए कितनी सेफ है और कितनी हार्मफुल है? जी हाँ, तो रेडिएशन हर चीज़ में नहीं होती, मैं बताता हूँ आपको। तो एक्सरे और जो CT है इसमें रेडिएशन का प्रयोग होता है। तो हमने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। तो एक्सरे भी उसी कैटेगरी में आता है। तो एक्सरे बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका प्रयोग हम करते हैं सिर्फ एक्सरे और CT स्कैन में। अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल रेडिएशन नहीं है, हम यूज़ करते हैं साउंड वेव्स का जी। वो साउंड वेव्स को पेशेंट के बॉडी के थ्रू पास करते हैं और वो इमेज लेके वापस आता है। और रही बात MRI की, उसमें बिल्कुल रेडिएशन नहीं है, हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट की 2 अल्ट्रासाउंड लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं और ये यूज़ करती हैं साउंड वेव्स। इसमें कोई रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को पिक्चर कर सकते हैं। और हमारे पास 3D सुविधा भी है जिसमें इमेज और एकदम क्लियरली आता है। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? और इसके अलावा हमारे पास अभी डिपार्टमेंट में तो एक्सरे, CT और अल्ट्रासाउंड है, और आगे जाके हम MRI का भी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक ही छत में सारी इमेजिंग मिल जाएगी पोर्ट ब्लेयर में। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि जो यहाँ के पेशेंट है वो आपको सुनकर, आपको देखकर, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर उसका लाभ उठाएं। जो चर्चा को जारी रखेंगे, एक कॉलर लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात हो रही है? मैम, मेरा नाम प्रणव है और मैं डॉलीगंज से बोल रहा हूँ मैम। प्रणव जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मुझे यही पूछना है, डिफरेंस बिटवीन रेडियोलॉजिस्ट एंड एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, दोनों का अंदर डिफरेंस बिटवीन क्या है सर? डिफरेंस बिटवीन IR एंड रेडियोलॉजिस्ट? तो रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो आपको स्कैन करके बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है कि नहीं, और प्रॉब्लम है तो कहाँ है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे, CT, अल्ट्रासाउंड या अलग तरह की टेक्निक से, और आपको स्कैन करते हैं और बताते हैं कि भैया आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए मैंने आपका प्रॉब्लम ढूंढ लिया और वो प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ठीक हो सकती है, तब उसको हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, जैसे डॉक्टर साहब है उनके पास भेजते हैं। और वो मान लीजिए आपके पेट में पानी जमा हो गया, तो उसके लिए पूरा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक छोटे से नीडल से वो पानी को एस्पिरेट कर लेते हैं, तो वो होता है इंटरवेंशन। तो एक और कॉलर लाइन पर हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से? मैम, मैं सोनिया बोल रही हूँ भातुबस्ती से। सोनिया जी, सवाल पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था कि IR जो प्रोसीजर होता है ना, हाँ जी, उसमें क्या परफॉर्म किया जाए? IR प्रोसीजर में क्या परफॉर्म किया जाता है? IR प्रोसीजर में काफ़ी लंबा लिस्ट है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा नीडल यूज़ करके, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स यूज़ करके हम बॉडी में कोई भी पार्ट का फ्लूइड ड्रेनेज कर सकते हैं, हम बायोप्सी कर सकते हैं, हम FNACs कर सकते हैं, ना सिर्फ वो, हम एंजियोग्राफीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ये बहुत ही लंबा लिस्ट है जो कि अब माध्यम से बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं एक लिस्ट डिस्प्ले करना चाहूँगा जो कि हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। तो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं हमारे क्लिनिक में किया जा सकता है और इसी माध्यम से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक प्रोसीजर के बारे में बताएं डॉक्टर सुमित। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पहले 2 जो प्रोसीजर्स है वो परक्यूटेनियस FNAC और बायोप्सीज हैं जी। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास, जो कि आपने देखा, हमने जब कैंसर की बात की तो वो ब्रेस्ट कैंसर में हमने जो परफॉर्म किया है वो एक तरह का बायोप्सी है। तो वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू किया गया और वो काफ़ी मिनिमली इन्वेजिव था। उसके लिए आपको ब्रेस्ट को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक छोटा सा इंसेशन हमने जो दिया था वो 2 से 3 mm का था। वो 2 से 3 mm के अंदर हमने वो नीडल इंट्रोड्यूस किया और उसमें वो कोर कट करता है।
वो कट करके हमने जांच के लिए भेजा और हमारे पास जो रिजल्ट आया ब्रेस्ट कैंसर का वो आपके सामने है। इसी तरह हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। हम लिवर की बायोप्सी करते हैं, फिर जी इसी तरह हम बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करते होते हैं। तो उसमें लिवर की बायोप्सी है, फिर आप देखें तो लिम्फ नोड की बायोप्सी है, लिम्फ नोड के एफिनेसीज हैं, और बहुत सारे प्रोसीजर्स जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, जो छोटे छोटे ट्यूमर्स जो होते हैं लिवर में वो उनको हम बर्न कर सकते हैं, आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखें तो डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास एंजियोग्राफी का है, पेरिफेरल एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जो ये बताता है कि आपके आर्टरीज कितने सक्रिय हुए हैं या उसमें कैल्सिफिकेशन कितना हो जा रहा है, या उनके थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो कितना जा रहा है। और प्रोसीजर्स हमारे पास हैं, जैसे थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस वो प्रोसीजर है जिसमें अगर आपके वेन्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए तो हम लोग क्लॉट को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत विभिन्न प्रकार के हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जो कि हमेशा अलग अलग पैथोलॉजी के साथ डिफर करता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कर रहे हैं लिवर का। जी, ये हमारे क्लिनिक पे ही किया गया है, और जो आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी लोकल एनेस्थीसिया लगाने जा रहा हूँ, और ये सारा गाइडेंस के थ्रू किया जा रहा है, जो कि अल्ट्रासाउंड रूम पे ही हमारे किया जा रहा है। आपको किसी ओटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर प्रभाकरन मुझे गाइड कर रहे हैं कि कहाँ एग्जैक्टली जाना है। ये छोटा सा इंसिजन जो दिया गया है, और इसके थ्रू हमने वो गन को गाइड किया ताकि वो लीजन तक पहुंच सके। जैसा कि आप देख सकते हैं पेशेंट को कम से कम दर्द हो रहा है, और यहाँ देख सकते हैं कि हमने कोर जो कट किया है लिवर से वो कैसे दिया जाता है। ये फॉर्मेलिन का, ये आप देख सकते हैं फॉर्मेलिन का कंटेनर है, इसमें दिया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि और जो आपने किया है, आप दोनों ने जो एक टीम वर्क किया है वो आपने विजुअल के ज़रिए जो है हमारे ऑडियंस को दिखा दिया। डॉक्टर प्रभाकरन, एक बात यहाँ पे ये आती है कि जब मशीनें नहीं थी, जी, इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं थे, तब भी ट्रीटमेंट होता था। तो ये नए जो अपडेट हुए हैं सारे इक्विपमेंट्स, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पहले ये सारे ऑपरेशन नहीं होते थे? मैम पहले भी ऑपरेशन होते थे, बट जो टाइम लगता था डायग्नोज करने का वो मशीन आने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो गया। पहले हमारे पास सिर्फ एक्सरे होता था, तो डॉक्टर मोस्टली अपने क्लिनिकल नॉलेज से पेशेंट को ट्रीट करते थे, तो पेशेंट को उससे क्या टाइम लगता था डायग्नोज आने में। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा और अपने पास अच्छी अच्छी मशीनें आने लग गई, तो हम वही डायग्नोसिस तुरंत करने लग गए। तो उससे क्या हुआ, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट टाइम था काफ़ी कम हो गया, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा कम हो गए। तो पहले भी ऑपरेशन होते थे बट थोड़ा लेट होते थे डायग्नोज होने में, तब तक पेशेंट को सफ़र करना पड़ता था। आजकल क्या है, पेशेंट को तुरंत हम बता दें कि ये प्रॉब्लम है आपको ये ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये जो मशीनें जब आई हैं हमारे पास, जो CT, अल्ट्रासाउंड, MRI, जो अभी हाल की लास्ट 30 सालों में आई है ये सारी, तो ये आने के बाद पेशेंट का जो ट्रीटमेंट वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया, जो कॉस्ट भी कम हो गया उसके वजह से, और पेशेंट का जो लाइफ है और ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। कहने का मतलब है कि जो आपने साइंस की बात करी कि साइंस इतना तरक्की कर रहा है, विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है, तो ऑपरेशन पहले भी होते थे, लेकिन अभी क्या है, समय कम लगता है, जो कि लोगों के पास है भी नहीं। प्लस ऑपरेशंस जो है वो छोटे हो गए हैं, और लोग क्या है, लोगों को जो एक रेस्ट का टाइम था वो बहुत कम हो गया है, मिनिमम रेस्ट। और प्लस जो पहले बहुत बड़े बड़े स्कार्स हो जाते थे, फिर उनको छुपाने के लिए कुछ और किया जाता था, वो शायद उसमें नहीं है। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है पेशेंट्स का, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कॉलर लाइन पर है। हेलो, लाइन कट हो गई। डॉक्टर प्रभाकरन, ये जो आपने बात कही, तो ट्रीटमेंट की जो बात हम कर रहे हैं कि नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो जब एक नया टेक्निक आता है, कोई नई मशीन आती है, नया सेक्शन इंक्लूड होता है, तो कैसे आप लोगों को कैसे इस चीज़ की जानकारी हो जाती है? तो हम दोनों ही मेंबर हैं। हमारा एक इंडियन लेवल में कमेटी है, उसको IRIA बोलते हैं, इंडियन रेडियोलॉजी इमेजिंग
का जो ग्रुप है, तो उसमें क्या है, उसमें वीकली या महीने में एक बार एक मैगजीन निकलता है जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। तो हमको भी अपडेट करने की ज़रूरत है वेरी ऑफन, बिकॉज आपको तो पता है दुनिया कितनी फास्ट बदलती है। तो हमको भी हर दिन पढ़ना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है। हम आपस में डिस्कस करते हैं, वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, और कभी कभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें हम सीख सकते हैं। बाहर के विदेश के जो स्पेशलिस्ट है वो स्पीच देते हैं कि हमारे कंट्री में हमने ये ढूंढा है। तो इसकी वजह से क्या है, हम भी अपडेट रहते हैं और हमको भी सीखने का और मन लगता है। जी डॉक्टर सुमित, ये जितनी सारी जो ऑपरेशन आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहें कि ये एक क्या आपको मतलब सर्जन कहा जा सकता है, या अगर नहीं तो ये सर्जरी से कितना डिफरेंट है? नहीं मैम, नॉट एग्जैक्टली सर्जन, बट हाँ, हमें मिनिमली इन्वेजिव एक्सेस सर्जन आप जरूर बुला सकती हो। मिनिमल एक्सेस सर्जन जो होता है वो कैमराज यूज़ करते हैं, वो एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं, और इसी तरह छोटे से स्लिट में उन लोग कैमरा इंट्रोड्यूस करके अपना जो भी सर्जरी है वो परफॉर्म करते हैं। या फिर कोई भी ओपन ऑरिफाइस जो रहता है, माउथ ओपनिंग रहता है, वहाँ से उन लोग कैमरा इंट्रोड्यूस करके प्रोसीजर करते हैं। हमारे केस में कैमरा इंट्रोडक्शन नहीं है। हमारे केस में कैथेटर्स हैं, वायर्स हैं, नीडल्स हैं। इन नीडल्स को यूज़ करके हम जगह तक पहुँचते हैं, फिर कैथेटर से जाकर उनको एक्चुअल जगह तक पहुँच सकते हैं, फिर जाकर ही हम अपना प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसलिए सर्जन बोलना शायद इतना तक सही है कि हमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जन आप बुला सकते हो। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑपरेट ही कर रहे हैं, भले ही आप एक निडल के जरिए कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक अगर पेशेंट आपको सर्जन बुलाए तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, लेकिन अगर एक मेडिकल की भाषा में अगर आप जाएं तो एक सर्जन नहीं कहा जा सकता है आपको। जी, लेकिन जब आप एक ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आप बरतते हैं कि आगे पेशेंट को रिकवरी में कोई दिक्कत ना आए? तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में है जो कॉम्प्लिकेशंस जो आता है, जिनके लिए पेशेंट्स को हम पहले से ही सतर्क करते हैं, वो है एक तो उनको एंग्जाइटी रहती है। वो एंग्जाइटी भी हमारा दूर करने का काम रहता है। और उसे छोड़कर क्योंकि हम नीडल्स डाल रहे हैं तो वो पेन तो कुछ हद तक तो होता ही है, तो उसके लिए हम एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए लोकल एनेस्थीसिया रहता है, जिसको टॉपिकल एनेस्थीसिया रहता है। फिर हमारे पास स्प्रेज रहते हैं, और हम चाहे तो रीजनल ब्लॉक्स तक लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लीडिंग का चांस हो सकता है, तो ब्लीडिंग के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि हम हर तरह का लैब टेस्ट करते हैं, फिर ही किसी पेशेंट को लेते हैं। फिर भी हमारे एंड से अगर कोई गलती हो जाए या किसी कारण से ब्लीडिंग हो जाए तो उसको भी कैसे ख्याल रखना है हमें ट्रेन किया जाता है। तो ब्लीडिंग है, फिर देखा जाए तो इन्फेक्शन का चांस है, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक कवरेज रखते हैं। तो जैसे हर सर्जरी में जिस तरह से प्रोसीजर के लिए प्लानिंग की जाती है, उसी तरह से प्रोसीजर की पूरी प्लानिंग होती है, और पोस्ट प्रोसीजर फॉलोअप प्लानिंग रहती है। तो जितने आप ऑपरेशन करते हैं, क्या सभी में एनेस्थीसिया ज़रूरी होता है? हाँ मैम, ज़्यादातर सभी में हमें कम से कम लोकल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो वो पेन कितनी देर के बाद पेशेंट को पता चलता है? क्योंकि जब तक एनेस्थीसिया का असर है तब तक तो पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता है, लेकिन एक समय के बाद जब उसका असर ख़त्म होता है तो पेशेंट को कितना पेन होता है? मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि अगर अच्छे तरीके से किया जाए और एक्यूरेटली किया जाए तो पेशेंट की रिकवरी इमीडिएट से लेकर 24 आवर्स के बीच में हो जाती है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया तो शायद 1 दिन तक का वक्त लग सकता है। बट हमने देखा है कि बेसिक प्रोसीजर्स जैसे बायोप्सीज है, एफिनेसीज है, ड्रेनेजेस हैं, जहाँ तक वहाँ की बात है तो 1 दिन के अंदर आपको कंफर्ट बिल्कुल आ जाता है। ऐसा हो जाता है कि आपको शायद पता भी ना चले कि कुछ हुआ है। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपके सामने आया हो जो अभी तो हाल ही में मैंने पेपर में भी आपका नाम पढ़ा था, जो आपने अभी कोई छोटी सी सर्जरी की थी, उसके बारे में हमने देखा और आपने दिखाया भी हमें, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कोई ऐसा स्पेशल केस आपके सामने आया है जो आप हमारे ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं? ये केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये था लिवर बायोप्सी का केस जो हमने रिसेंटली अभी किया था। तो इस लिवर बायोप्सी में हमने देखा कि बहुत सारे लीजन्स थे। ये अल्ट्रासाउंड में हमने पिक कर लिया था। ये अल्ट्रासाउंड में पिक करने के बाद हमने सीटी परफॉर्म किया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लाइन कट जाएगी। एक कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए मैडम। सर आपने कॉल लगाया है, अपना सवाल पूछिए।
सर मैं कैमल एक से पारस कुमार बोल सर रहा आप हूँ। आप अपना नाम बताएं, पहले नाम बताएं, कहाँ से बात हो रही है आपसे? कैमल वेज से पारस कुमार। पारस जी, सबसे पहले अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ, कैमल एक से पारस कुमार बोल रहा जी, आप सवाल पूछिए। हूँ। प्रभाकर सर से मुझे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी माउथ का कैंसर हो जाता है, जी वो यहाँ पर जीजाजू को भी था और यहाँ कैमल में 2-3 पेशेंट मैंने देखे हैं। ओके। वो ट्रीटमेंट तो करने के लिए चेन्नई चले जाते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद डेथ हो जाती है। उनको लास्ट स्टेज है बताया नहीं जाता। थैंक यू सर। अपना सवाल पारस जी दोबारा पूछिए। प्रभाकर सर जी, आपका क्वेश्चन क्या था कि लास्ट स्टेज में क्यों ढूंढा जाता है? माउथ का कैंसर हो जाता है किसी को, जी। यहाँ पर 2-3 पेशेंट हुए थे जी, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनका रीजन क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो लोग पान खाते हैं, तंबाकू सिगरेट का सेवन करते हैं, उनको होता है। तो हाँ जी। आपने जो केसेस बताए होंगे वो लास्ट स्टेज में डायग्नोज हुआ होगा और वो बहुत सालों से तंबाकू सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे होंगे तब तक उनका कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होगा। तो ऐसे में क्या है, हम पेशेंट को ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज वो कैंसर सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहता है, फुल बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाता है। तो इसके कारण उन दोनों पेशेंट की जल्दी मृत्यु हो गई होगी। पारस जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज। कम। थैंक यू जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर। ठीक, ओके। जी, थैंक कॉल यू सर। Thank कॉल you. करने के लिए शुक्रिया। हम डॉक्टर सुमित, हम वो स्पेशल केस की चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, तो स्पेशल केस में जो हमने देखा था कि उसमें मल्टीपल लिवर लीशंस थे और वो हमने अल्ट्रासाउंड पे पिक किया। और क्योंकि हम थोड़े से सस्पिशियस हो गए कि भाई ये किस कारण से हुआ है, तो हमने सीसीटी करवाया। ये सीसीटी में हमने देखा कि ये तो काफ़ी हद तक फैला हुआ है। तो फिर हम ढूंढना चाहते कि ये कारण क्या है। अब इस केस में ऐसी बात है कि हमने चेस्ट और एब्डोमेन का सीसीटी किया, लेकिन हमें प्राइमरी जिस वजह से वो हुआ लिवर पे वो नहीं मिल पाया। तो अब हमें ये कंफर्म था कि ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा नहीं है। तो हमने उसकी बायोप्सी की। बायोप्सी के जांच में हमको उसका रिपोर्ट जो आया वो पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा आया। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि आईएचसी का रिपोर्ट क्या आता है। तो ये सब कुछ यहाँ हो पाया कि अब बस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो डॉक्टर प्रभाकर, जब आप कोई इमेज लेते हैं तो उस वक्त अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, तो ऐसे में आपके यहाँ कौन सी सुविधाएं, क्या ऑल्टरनेट उपलब्ध है, इस बारे में आपका जवाब बाद में जानेंगे। कॉलर लाइन पर है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात हो रही है? अपना नाम दोबारा बताएं। संजीव बात कर रहा हूँ। संजीव जी, अपना प्रश्न रखिए। जी, मेरा कुछ सवाल सुमित सर से है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एमआरआई सुना है, सीटी सुना है, इंटरवेंशन मैंने पहले बार सुना है जी, और मैंने एक केस भी देखा है कि इको ऑफ इंडिया में सर का केस था। जी जी, तो वो अराउंड सबसे कॉस्ट लगता है 4.5 लाख 2.5 लाख जी। जैसे। तो बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं वगैरह करते हैं, देखा मैंने। तो वहाँ पे 4.5 लाख लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा 27%, मतलब फुल कॉस्ट। आपका सवाल, क्या आप कॉस्ट जानना चाहते हैं एक सर्जरी का? नहीं, कॉस्ट जानना नहीं चाहते, मतलब इस पे प्रोसीजर से, मतलब जितना प्रोसीजर होता है सारा चार्जेस यही रहते हैं, मतलब सब चीज प्रोसीजर का अलग अलग कॉस्ट होता है, वो पूछना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो क्या जानना चाहते हैं कि वहाँ 3-4 लाख रुपए जो खर्च होते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ वो जो 27 के आसपास क्यों आया। तो 27,000 कॉस्ट है मैडम, हमारे सब कुछ जो इंक्लूड हो पाया, जैसे कि अल्ट्रासाउंड किया गया था, सीटी किया गया था और मेरे प्रोसीजर के चार्जेस थे। अब जब जनरल सर्जन परफॉर्म करता है तो वो आपको एडमिट करते हैं।
एडमिट करके आप उसके टेस्ट रन होते हैं, जो हमारे भी टेस्ट रन होते हैं, उसके बाद ही वो ऑपरेट किए जाते हैं। प्लस उसमें एडमिशन कॉस्ट रहते हैं और ओटी के चार्जेस रहते हैं। तो ये ऐसी तकनीक है जहाँ पर कि हमें ओटी में एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, और हम तो सेम पेशेंट को मतलब नियरली 2 आवर्स 3 आवर्स का ऑब्जर्वेशन के बाद हम वापस भेज चुके थे घर तक। तो जैसे जैसे टाइम के साथ चीज़ें इम्प्रूव होते हुए आ रही हैं तो कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो हमारे टेक्निक में जो एप्रोप्रिएट कॉस्ट है वही हमने चार्ज किया है। और कहीं अगर आप मेनलैंड जाते हो, मेनलैंड जाकर अगर आप कहीं एडमिशन लेते हो तो फ्लाइट कॉस्ट, यहाँ से जाने का एडमिशन और आपके होटल का स्टे, सब कुछ इंक्लूड कर कर ऐसा बोला जाता है कि 3 से 4 लाख के आसपास आपके खर्चे आ जाएंगे। ये सिर्फ हॉस्पिटल कॉस्ट नहीं, ये सारे कॉस्ट की बात हो रही है, जो कि अगर आपके अंडमान में ऐसा कोई प्रोसीजर किया जाए तो आपके इतने पैसे बच सकते हैं और इसी एक्यूरेसी से काम हो सकता है। चलिए, आपकी बातों से शायद हमारे कॉलर का जवाब मिल गया होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रभाकरन, यहाँ पे एक सवाल है कि जो आप इमेजेस लेते हैं तो उनसे कौन कौन सी जो बीमारियां हैं, एक तरह से देखा जाए तो सर से लेके पैर तक आपने बताया कि कहीं भी ब्लॉकेज है, थायराइड की ग्लैंड्स है, कैंसर है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपके थ्रू होते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस जांच से डायग्नोस हो पाती हैं? बीमारी में बोलूँगा तो फिर तो टाइम लिस्ट कम खत्म पड़ नहीं जाएगा, होगा। बिकॉज जी। हमारा फील्ड ऐसा है कि हमको सब स्पेशलिटी के बारे में जानना पड़ता है। मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, और तो जैसा आपने बोला टॉप टू बॉटम सारी बीमारी हमको देखना पड़ता है। और डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। अभी हर पेशेंट में हम एक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलते हैं। अगर पेशेंट का प्रॉब्लम गले में है तो हम गले को फोकस करते हैं, अगर पेशेंट का प्रॉब्लम पेट में है तो हम पेट को फोकस करते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो इसमें आती हैं। जी, तो समय की कमी है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत वास्ट है, क्योंकि एक नया टॉपिक भी है। आप दोनों से अंत में जानना चाहेंगे कि अपोलो के बारे में आप हमारे माध्यम से लोगों को वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक ही कहना है कि हमारे पास एक ही छत में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, और रेडियोलॉजी के सारी इन्वेस्टिगेशंस है, एक मॉडर्न एक्सरे है, मॉडर्न अल्ट्रासाउंड है, बहुत ही फास्ट सीटी स्कैनर है हमारे पास। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमारे स्पेशलिस्ट आपकी जांच करेंगे और उसके बाद हमारे पास भेजेंगे, और हमारे पास जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स है उससे हम आपकी बीमारी को ढूंढेंगे और बताएंगे कि आपकी बीमारी है और इस ऑर्गन में है और इस स्टेज में है। तो उससे आपका ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आपको तुरंत ये फ्लाइट पकड़ के मेरठ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम आपकी बीमारी ढूंढ के आपको जल्दी दे देंगे। हमारे एंड से ये चीज़ है कि हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो आपके डायग्नोसिस करने के लिए काफ़ी हैं। एज ऑफ नाउ हम इस टेक्निक को, अल्ट्रासाउंड चाहे सीटी है चाहे एक्सरे ही, इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके जो आईआर कर पा रहे हैं, तो इंटरवेंशन के माध्यम से हम आपको ये तक बता दे रहे हैं कि ये कौन सा किस्म का ट्यूमर है। रिपोर्ट्स के लिए हमारे जितने भी जांच के जा रहे हैं वो लैब्स जो हैं वो मेन अपोलो जा रहा है। तो इस वजह से जो आपके टेस्ट हैं उसके रिजल्ट्स बड़े ही एक्यूरेट आ रहे हैं। प्लस हमारी जो इंटरवेंशन है वो बहुत प्रिसिशन इमेज गाइडेड है। तो इस वजह से जिस जगह से हम जांच का टिश्यू लेना चाहते हैं बिल्कुल वहीं से लेते हैं। तो जैसा कि प्रभाकरन ने बताया कि भाई हमारे इमेजिंग किस किस्म के हैं, उसी तरह हमारा इंटरवेंशन भी प्रिसिशन गाइडेड है। तो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर प्रभाकरन टी, आप दोनों ही कार्यक्रम में हैं और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जिसके बारे में शायद ही लोगों ने सुना, और दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, जाने से पहले बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और आप इस वक्त हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आपसे यदि कोई इस प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानेपुर, हेड ऑफ पोस्ट 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblayer@gmail.com। और अब होगी अगले डॉक्टर स्पीक में मुलाकात। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।
This program was sponsored by Apollo Clinic.